तो अब तुम लोग अपनी पढ़ाई के एक ऐसे पार्ट पे आ चुके हो जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्योंकि क्लास 11 से वो पढ़ा जाता है जो आप अपना करियर डिसाइड करने में लगाते हो, है ना। अगर तुम्हारा कॉमर्स लेने के बाद भी अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो तुम सिर्फ अपनी माता और पिताजी के सामने हाथ जोड़ के कहना, हे माँ और हे पापा, मुझसे अब पढ़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे बस का कुछ है ही नहीं। सही है यार, क्योंकि अगर तुम कॉमर्स लेके भी अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जिंदगी में बहुत ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। हाँ, एक लिटरली मैं बोल रहा हूँ यार, अब कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर क्या ही तुम करोगे, क्योंकि तो कमी तुम में नहीं है, कमी ये है कि तुम्हें फालतू की चीजों में ज्यादा दिमाग लगता है। 11th में आ चुके हो, अब तो पढ़ाई कर लो जिससे फ्यूचर तुम्हारा डिसाइड हो जाए, फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर हो जाए, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जो है बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो बात थोड़ी कड़वी लगेगी बट सच है, क्योंकि यार 11th में आ चुके हो, तुम्हें पढ़ना अब जरूरी है। क्योंकि अगर 10th तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, लेकिन तुम्हारा एक नया जन्म है, तुम एक जीरो से एक टॉपर बन सकते हो, क्योंकि इसमें पढ़ाया जाता है, कॉमर्स में बिल्कुल एक नई चीज आ जाती है। और इधर तुम अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम एबीसीडी पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स की, और अगर तुमने ये एबीसीडी अच्छे से समझ ली ना, तो उसके बाद अकाउंट्स में तुम्हें जिंदगी में कभी भी क्या नहीं होने वाली है, दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम ये एक वीडियो में हमारे जो आपके स्टार्टिंग के बुक के 5 चैप्टर्स है ना थ्योरी, हम पूरा कवर करने वाले हैं, और एक वन शॉट में आपका पूरा अकाउंट्स का जितना भी एबीसीडी हम बोल रहे हैं, जितना भी बेसिक्स हम बोल रहे हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बोल रहे हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरे डिटेल में करेंगे। सो जी, मेरा नाम है शरद साहू और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक वन शॉट, जिसमें आपके चैप्टर 1 to 5 पूरा कवर करेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम एक हर एक चीज हर एक टर्म डिटेल में पढ़ेंगे जो आपका अकाउंटिंग के क्वेश्चन लगाने में यूज होता है। सो बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो तुम लोग को नोट्स की फिक्र हो रही होगी, और नोट्स की फिक्र सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी के चैनल पे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं नोट्स लेके आया ना, इतने बढ़िया तरीके से मैं डिजाइन करके लेके आया हूं। देखो, ये हमारा A4 साइज, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है ना। सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, और पढ़ना कैसे, सिर्फ रीडिंग करोगे हर एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे ये वीडियो, देखो इस चैनल पे जो तुम्हें वीडियो मिलेगी वो तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मिलेगी, क्योंकि ये जो नोट्स आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन इनका एक हिंदी वर्जन भी है। तो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना है, एक्सेस ले लेना है और नोट्स को एंजॉय करना है ना। अब ये नोट्स तो आपके बुकिश लैंग्वेज में है, ये तो आप नोट्स को बुक से भी, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। बट बात क्या है ना, कि हमें चीजों को अच्छे समझना है। सिर्फ मैं आपको एक नोट दिखा रहा हूँ कि कैसे आपके अलग अलग चैप्टर, जैसा कि आपका वो चैप्टर नंबर 1, ये हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये चैप्टर नंबर 2, एंड हमारा फिर हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, एक ये चैप्टर हो गया, और हमारा क्या है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपके चैप्टर 1 to 5, मैंने ये मेरे हिसाब से मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। आपके चैप्टर्स बुक में अलग अलग नाम से दिए होंगे, डबल एंट्री सिस्टम, ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशंस, जिन नाम से चैप्टर दिए होंगे, तो अलग अलग बुक में, लेकिन सबके सिलेबस का ये इंक्लूडेड है, क्योंकि ये एक वन शॉट है जिसमें हम अकाउंट्स का पूरा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो एक डाउट था आपको, क्या डाउट था, एक आपको बड़ी परेशानी अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि यार नोट्स का क्या करेंगे। अब नोट्स मैंने क्लियर कर दिया कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। अब मेन फोकस पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं कि ये जो नोट्स में लिखा हुआ है ये हम पढ़ेंगे कैसे। देखो, बुक से आप रीड तो आप बुक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अब जो जो चीजें तुम्हें समझाऊं वो चीज पढ़ने से पहले अपने पास कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो जो चीजें मैं हिंदी में बोलूंगा तुम लोगों को लिखना, वेल जैसे ही आप, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप लिख के रख लोगे ना, तो जब सॉल्व करोगे स्टार्टिंग में हेल्प करेंगे, फिर उसके बाद आपको ना इनकी जरूरत पड़ेगी ना नोट्स की जरूरत पड़ेगी, किसी की नहीं, क्योंकि जब आप मास्टर बन चुके होगे जब ये सॉल्व करोगे। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी चीज बता दी कि पढ़ना कैसे, बिना कॉपी पेन के मत पढ़ना यार, थोड़ा आलस कम दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी आलस नहीं कर रहे हैं तुम्हें पढ़ाने में, तो तुम पढ़ने में आलस क्यों दिखा रहे हो, है ना। तो अब क्या है, अब हम करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स की बात। किसकी बात करते हैं, अकाउंट्स की बात। तो भाई, जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, है ना, तो बात करने के लिए मैं कोई एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो तुम लोगों से बात करने में एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। अब जो लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं वो लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज है। अगर वही मैं किसी फॉरेनर से बात करूंगा, तो एक फॉरेन, जो हमारे अदर कंट्रीज के लोग होते हैं, एक उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन हमारी भाषा होती है, और वो कॉमन भाषा क्या रखी हुई है, इंग्लिश रखी हुई है।
तो मैं इंग्लिश में बात कर लूंगा, है ना। अब अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी तो मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही एक अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स भी क्या होती है, अकाउंट्स भी एक हमारी लैंग्वेज होती है। क्या होती है, अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज हमें हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए। क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। अकाउंट्स बातचीत करती है, अकाउंट्स खुद से बातचीत नहीं करती है, लेकिन हम इनडायरेक्टली इसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। जो कम्युनिकेशन किन दो लोगों के बीच में होता है, कम्युनिकेशन होता है हमारा एक तो बिजनेस के बीच में, कम्युनिकेशन किसके, एक तो होता है बिजनेस के बीच में, और दूसरा हमारा ओनर के बीच में। अब ये ओनर भी हो सकता है इधर, या फिर इधर क्रेडिटर भी हो सकता है। अब मैंने इधर बाकी के नाम क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इन सबका मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि हम एक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। जब तुम्हें और नाम के मतलब ही नहीं पता होगा तो तुम कैसे समझ पाओगे। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बिजनेस जब अपने ओनर के साथ बातचीत करता है तो वो कौन से टर्म में बात करता है, कौन से तरीके से बात करता है, वो करता है अकाउंट्स की भाषा में बात। अकाउंट्स की भाषा में बात, है ना। तो अगर किस कोई ओनर है और अगर उस ओनर को अपने खातों के बारे में ही नहीं पता होगा तो वो कैसे समझ पाएगा यार, है ना। तो बस वही चीज तो है, अकाउंट्स की नॉलेज रखना, अकाउंट्स को समझना अच्छे से कि अकाउंट्स को बनाया कैसे जाता है, कि अकाउंट्स को लिखा कैसे जाता है, कि अकाउंट्स को डिवाइड कैसे किया जाता है, उनके में जो एंट्रीज डाली जाती है वो कैसे डाली जाती है, उनको हर एक चीज को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, समझा कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यही सारी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। समझ आया, समझ आया, क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। और अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट से एक प्रोसेस हम बोल रहे हैं, अकाउंट से हम क्या बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, जो क्या करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है किसको, ओनर को और बिजनेस को। समझ आया। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, चीजों को पता लगाते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, चीजों को पता लगाते हैं कि हमारी क्या ट्रांजेक्शन हुई है ना। फिर उसके बाद हम पता लगाते हैं कि ये चीज को हमें कहाँ लिखना है। यार तुमने बचपन से तुम लोग देख रहे हो, सबसे पहले तो जो बिजनेसमैन के, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन से होगा तो उनको पता होगा कि जो दुकानदार होते हैं, दुकानदार हुआ, कुछ भी हुआ, छोटे से छोटा बिजनेस यार, वो क्या होता है, अगर जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस मैन फैमिली से नहीं है तो भी तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे यहाँ एक दूध वाला आता होगा, तुम्हारे यहाँ दूध वाला आता हो, महीने भर का क्या होता है राशन को, सॉरी महीने भर का डेली लाइफ में डेली का वो क्या बनाता है, अपने अकाउंट्स में लिखता रहता है कि तुम्हारा कितना कितना सामान हो गया। अगर तुम ये भी नहीं तो तुम्हारी जो मम्मी होगी वो एक डायरी में नोट करके रखती होंगी जितने भी खर्चे होंगे उसको, और जितना पैसा पापा से उन्हें मिला है वो, तो इन सब चीजों को वो क्या करती है, नोट करके रखती है। तो ये चीज बस बड़े पैमाने पे जब हम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। अच्छा, अकाउंट्स बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब चीजों को पहचानना, चीजों को अच्छी तरीके से लिखना, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन सब चीजों को हम बोलते हैं हमारा अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट्स में हम चीज पढ़ने से पहले हम समझेंगे हमारे बेसिक टर्म्स। क्या समझेंगे, हम समझेंगे बेसिक टर्म। क्यों, जैसे पहले तो हमें अकाउंट समझना चाहिए, लेकिन यार जब हम इनको समझ लेंगे ना, हमारे लिए अकाउंट समझना बहुत ईजी हो जाएगी। हमारे लिए बहुत समझ अकाउंट समझना बहुत ईजी हो जाएगी। बस मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक भाषा होती है। क्या होती है, अकाउंटिंग एक भाषा होती है। अकाउंट से हम बहुत सारे क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। ठीक है। तो पहले हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या समझेंगे, हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारा फर्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा, 1 सेकेंड, कहाँ गया यार, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, ये देखो क्या दिया हुआ है हमारा। अभी मैंने तुम्हें जो बताया वही इधर लिखा होगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब चीजों को रिकॉर्ड करना, चीजों को वही खातों में, खाते जो होते हैं उनमें लिखना, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। क्लासिफाई मतलब चीजों को अलग अलग करना। चीजों को हम अलग अलग कैसे करेंगे, देखो एक बिजनेस है, एक जो बिजनेस है वो क्या करता है, वो बिजनेस परचेज भी करेगा। क्या करेगा, वो बिजनेस परचेज भी करेगा। परचेज मतलब चीजों को खरीदेगा, चीजों को बेचेगा भी। अगर वो किराए से दुकान लिया होगा तो रेंट भी। देखो हम एक इसमें बिल्कुल एक इसके बिजनेसमैन की तरीके से बात करेंगे, क्योंकि एक बार अगर अपनी अंदर आपने ये सारी चीजें रख लेना, एक जब भी मैं कोई एग्जांपल दूं अपने एक रियल लाइफ में सोचो, अगर तुम ऐसे सोच के करो तो तुम्हें चीजें जल्दी समझ आएगी। तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हें जो बिजनेस खोलना है, या तुम्हारा जो बिजनेस का सपना है, किसी स्टार्टअप का सपना है, वो सोच के चलो कि तुमने क्या है, कोई चीज परचेज करी, या फिर तुम कोई चीज बेचोगे भी, तुम कोई इस चीज का रेंट दोगे, या तुम्हारे यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है तुम उसकी सैलरी भी दोगे, या फिर किसी अकाउंटेंट को तुमने हायर किया होगा उसको तुम फीस भी दोगे, या तुमने किसी से काम करवाया होगा तुम उसको काम करवाने के लिए क्या दोगे, कमीशन भी दोगे। तो ये सारी चीजें तुम क्या जरूर जरूर कुछ ना कोई बिजनेस में तो तुम करोगे ही करोगे, है ना। तो अब ये क्या है, चीजें तुम्हारी अलग अलग तुम्हें क्या करना पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी,
है ना, तुम क्या करोगे इन सारी चीजों की ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन मतलब होता है, ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन। मतलब कोई भी चीज हमने खरीदी, कोई भी चीज हमने बेची, अगर हमने खरीदी तो हमने पैसा दिया होगा, अगर कोई भी चीज हमने बेची तो हमारे पास पैसा आया होगा, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड तुम्हारी ट्रांजैक्शन जरूर हुई होगी, है ना। तो यही सारी ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग करने को क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग बोलते हैं। और जब हम ये ट्रांजैक्शन को अलग करके एक अकाउंट होता है, जैसे कि हमारा कौन सा होता है, बैलेंस शीट, क्या होती है, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या होती है, सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि ये वर्ड का मतलब क्या है। तो देखो ये जो बैलेंस शीट होती है, जब हम पूरे अकाउंट्स बनाते हैं एक साल भर के लिए, जब हम अकाउंट्स बना के रेडी कर देते हैं, तो ये जो बैलेंस शीट होती है ना, ये बैलेंस शीट सारे प्रॉफिट हमारे हमारे पास, बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, हमारे पास असेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज, अब असेट्स लाइबिलिटीज क्या है वो भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। हमारे इतना समझो अभी कि बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल्स होती है वो हमें कौन बताती है, बैलेंस शीट। मतलब ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, एक समराइज हो जाती है, जो वर्ड का मतलब क्या है, समराइज है। अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, फिर जब पूरी चीज हम टर्म्स पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से हम इन डेफिनेशन पे आएंगे, और फिर देखना तुम्हें सारी चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, अकाउंट्स में हम चीजें कौन सी लिखते हैं, अकाउंट्स में हम वो चीजें लिखते हैं जिसको मनी के फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन में काम करते हैं, मतलब मनी, जहां पे मनी इंक्लूडेड होता है वो ट्रांजैक्शन हम जरूर करते हैं। अब आप बोलोगे अगर हमने कोई उधार सामान खरीदा तो उसको हम अकाउंट्स में ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि आज नहीं आ रहा है कल पैसा तो आएगा। मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी हमारी अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। बढ़िया। Transactions and events which are in part at least of a financial character interpreting the result thereof, मतलब पैसों से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे वो हमारे अकाउंट्स में हम लिखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या लिखी है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम समराइज करते हैं, एंड हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब अब भी बताया था, बिजनेस और ओनर्स के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प होता है। तो कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस टू द हेल्प यूजर्स टू मेक डिसीजन। यूजर्स कौन है, यूजर्स, यूजर्स हमारे मालिक, ओनर, ओनर ही तो होते हैं बिजनेस के, जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन्हें वो खातों को देखेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि आपने कितना पैसा कमाया है, कितना आपने प्रॉफिट कमाया है, कितना आपने लॉस कमाया, या फिर कितना पैसा आपको देना है, कितना पैसा आपके पास आना भी बाकी है ना। तो आप किससे पता करोगे, आप पता करोगे अकाउंट्स से। अकाउंट्स को ही क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स को ही हम हमारा खाता बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारा किसका, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और हमारा अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और हमारा अकाउंटेंसी। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, हम उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, कॉपी में, जो हमारा रजिस्टर, हमारे जो बिजनेस होता है उसके जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है, खाते होते हैं, तो उनमें जब हम लिखते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हिसाब करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, अच्छे से सेट करते हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट्स में डालते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में डालने के बाद हम क्या देखते हैं, कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। देखो कोई बिजनेसमैन होगा, बिजनेस फैमिली से होगा, तो उन्होंने वर्ड सुना होगा मुनीम, क्या सुना होगा, मुनीम सुना होगा। मुनीम क्या करता है, जो डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्या करता है, एक रफ खाते में लिखता है, तो उसी को तो बुक कीपिंग बोलते हैं, उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग के बाद क्या होता है, बुक कीपिंग के बाद होती है अकाउंटिंग। क्या होती है, बुक कीपिंग के बाद क्या की जाती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें हम अपनी नॉलेज का यूज करते हैं कि हम परचेज वाली चीजों को अलग लिखते हैं, सेल्स वाली चीजों को अलग लिखते हैं, ठीक है, उनको एक बढ़िया फॉर्मेट में लिखते हैं, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम चीजों को आसानी से पता लगा सके। तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में जो रियल में जो बातें हुई है, रियल में जो ट्रांजेक्शन हुई है, उनको हम खातों में लिख लेते हैं, तो उन खातों की हेल्प से हम क्या अकाउंट्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये सारी किसका नॉलेज करते हैं हम, जो ये जो चीज हमने अकाउंटिंग में सीखी है, ये अकाउंटिंग में हम जो भी अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हैं, तो ये चीज हमने कैसे सीखी की, अभी जब आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ के आप अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन करने के बाद आप इसका क्या करोगे, यूज करोगे। तो अब ये जो नॉलेज गेन की है आपने, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज का यूज करके जब तुम अपनी क्या करोगे, ये अकाउंटिंग के बाद जो प्रोसेस करोगे, ये किसकी हेल्प से कर पाते हो, ये तुम अकाउंटेंसी की हेल्प से कर पाते हो। इसका मतलब अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन होता है, अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन होता है जहां पे तुम अपनी नॉलेज का यूज करके क्या करते हो, अकाउंटिंग की प्रोसेस करते हो। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी की वजह से ही तुम क्या कर पा रहे हो, अकाउंटिंग कर पा रहे हो, अकाउंटेंसी की वजह से ही क्या कर पा रहे हो, तुम अकाउंटिंग कर पा रहे हो। क्योंकि अकाउंटेंसी अगर तुमने नहीं ली होती ना, अगर तुमने अकाउंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा होता ना,
तो तुम क्या नहीं कर पाते, अकाउंटिंग भी नहीं कर पाते, है ना। तो अब हम लिखा क्या हुआ है वो देख लेंगे। द एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब हम क्या करते हैं बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने में क्या करते हैं हम, जो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए उनको हम लिखते हैं हमारे किसमें, रिकॉर्ड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग क्या होता है, द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट। फिर हम उनको जो चीजें हमने लिखी है उनको हम एक बढ़िया अकाउंट्स बना के लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। द प्रोफेशन और ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटिंग, ये क्या होता है, एक प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन और ड्यूटीज, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अकाउंटेंट का ये क्या होता है, अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन होता है जो वो नॉलेज गेन करने के बाद करता है, ठीक है। नॉलेज गेन करने के बाद जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करता है, ये क्या होता है अभी आगे चल के सब पढ़ेंगे यार। बस अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं कहूँ कुछ चीज लिखने के लिए तब लिखना है ना। अभी हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब थ्योरी पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे जब तुम्हें ये चीजें बताना पड़ेगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मेन काम स्टार्ट होगा वो भी आगे चल के होगा। ये सब तो तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना है। स्कोप, स्कोप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, मतलब इसमें हम चीजों को पता लगा, तो कोई ट्रांजेक्शन हुई हम पता लगाएंगे ये कैश में हुई, क्या उधार हुई, ठीक है, हमने कोई चीज खरीदी या फिर बेची, आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, नापेंगे, कितने अमाउंट में मेजर करेंगे कि कितने रुपए का है ना। फिर हम उसको क्या करेंगे, रफ हाथों में रिकॉर्ड करेंगे और क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उधार वाला रजिस्टर अलग होता है, कैश वाला अलग होता है, परचेज का रजिस्टर अलग होता है, ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, तब क्या आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है। समराइज मतलब हमने सारे खाते अलग अलग बना लिए, अब हम उसको एक बैलेंस शीट बनाइए, उसको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, फिर उसको सॉरी, हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे उनको एक बैलेंस शीट बना के, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट, समझने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, और फिर उसके बाद उनके मालिक से क्या करवा देंगे, कम्युनिकेट करवा देंगे, मालिक देखेगा हाँ हाँ हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, हमें इतना लॉस हुआ है, अच्छा इसको हमें इतना पैसा देना है, अच्छा इससे इतना पैसा आना है, ठीक है, ओ फर्म हमारी किस में जा रही है, लॉस में जा रही है, ओ फर्म हमारी क्या है, प्रॉफिट में जा रही है, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा मार्केट में हमें हम मतलब कमाई तो हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है हमारी अकाउंटिंग से, ठीक है। तो ये सारी द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस नॉलेज, मतलब अगर अकाउंटेंसी होगी तभी तो हम ये सब कर पाएंगे, अगर अकाउंटेंसी नहीं होगी तब हम, जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम अकाउंटिंग कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसकी हेल्प से ही ये होती है, इसकी हेल्प से ही ये होती है और ये होती है, आया समझ। अकाउंटेंसी नॉलेज की बात करते हैं और वो नॉलेज का यूज करके हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अकाउंटिंग करते हैं, समझ आया। तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना जिससे हम क्या कर सके, अकाउंटिंग कर सके, टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। इधर हम रिकॉर्ड करते हैं चीजें, जो जो ट्रांजेक्शन हुई है इधर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसमें से पता लगाते हैं, उसमें से हम कैलकुलेशन करते हैं जिससे हम क्या पता लगा पाते हैं, क्या पता लगा पाएंगे, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे बिजनेस को कितना लॉस हो रहा है। टू प्रोवाइड रूल्स प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोसेस। अब ये सारी चीज हम ये जो पता कैसे लगाएंगे, ये हम इसकी वजह से जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमें प्रिंसिपल्स पता है, वो हम इसी की हेल्प से तो हम क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमारा नेचर क्या है, नेचर, नेचर क्या होता है, रूटीन और क्लेरिकल, मतलब इसमें डेली बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है। क्लेरिकल लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल होगा वैसे, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं बुक कीपिंग में लिखते हैं, जो रोज की डेली की ट्रांजेक्शन होती है। ये क्या होता है, एनालिटिकल और डायनेमिक। एनालिटिकल और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल और डायनेमिक का मतलब होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिटिकल और डायनेमिक, वन सेकेंड, एनालिटिकल और डायनेमिक में हम क्या करते हैं, ये हम इसमें पता लगाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और हमें कितना लॉस हुआ है, ठीक है। फिर हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, तभी हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। स्टेज क्या होती है, ये सबसे पहली स्टेज पे हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ये सेकेंडरी स्टेज पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, एंड हम फिर क्या करते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको सेकेंडरी स्टेज को, चीज को करने के लिए, समझ आया। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एक पहली स्टेज है जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, तो उन ट्रांजेक्शन को जब हम लिखते हैं तो वो बुक कीपिंग होती है, उन ट्रांजेक्शन को जब हम लिखते हैं वो बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग करने के बाद हम चीजों को एनालाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है, हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये सब चीज का हम किसका, नॉलेज का यूज करके करते हैं। तो वो जो नॉलेज हम गेन करते हैं, उस नॉलेज का यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। सो हमने अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया, हमने बुक कीपिंग का मतलब समझ लिया, हमने अकाउंटेंसी का मतलब समझ लिया, और हमने इन तीनों का डिफरेंस समझ लिया, है ना। आगे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस आती है, सब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, हम सब पढ़ रहे हैं पेपर के लिए, हम सब पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। ये आपका कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा, ये आपका
नॉलेज के बेसिस पे काम आएगा और थोड़ी स्कूल में हवाबाजी करने के लिए काम है ना। तो स्कूल में तुम बम्पर हवाबाजी दिखा सकते हो अपने टीचर के सामने कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई इस पे फोकस नहीं करता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, जब तुम यार एबीसीडी नहीं पता होगी किसी चीज की, कोई भाषा की, तुम्हें जो बेसिक जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ही नहीं पता होगे, तो फिर तुम कैसे कोई भी चीज कर लोगे। तो ये फोकस करने वाली चीज तो है ना। अब क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग का जो मेन गोल होता है, हमें रिकॉर्ड करके रखना चीजों को, हम प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सके, हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है मार्केट में, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, क्या पोजीशन है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगाएंगे हमारा अकाउंट्स, हम अकाउंट से ही अकाउंट्स की ही हेल्प से हम पता कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है ना। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। अब हमारे क्रेडिटर हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी को क्या रॉ मटेरियल दिया है, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, उन सबको अगर हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है, वो हम कैसे करेंगे, हमारा अकाउंट्स की हेल्प से ही कर पाएंगे। तो हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब हेल्प इन मतलब जो भी गलतियां हैं, जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई बैंक जो आपका अकाउंटेंट था वह किसी बैंक के साथ मिलके उसने क्या कर दिया, स्कैम कर दिया। अब वो स्कैम बाद में आपको पता चला, आप कितने रुपए का स्कैम हुआ वो आप कैसे पता करोगे, वो स्कैम आप पता करोगे अकाउंट से चेक करके, जब आप अकाउंट्स को खोलोगे और जब आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज होगी ना, तब आप क्या कर पाओगे, फ्रॉड्स को पता कर पाओगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है अकाउंट्स का। अब क्या है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शंस क्या है, सबसे पहले ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है किसको, मॉनेटरी टर्म में, मतलब मॉनेटरी वर्ड तुम्हें कहीं भी देखा मिल जाए तो इसका मतलब पैसों के टर्म में। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है बिजनेस के जो भी इवेंट्स होंगे उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किसके फॉर्म में, मॉनेटरी टर्म से, मनी से रिलेटेड। क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन बाय टाइप, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन बाय टाइप, मतलब हर ट्रांजैक्शन, जैसे अलग अलग ट्रांजैक्शन जैसे हमने पढ़े हमारे परचेज सेल, तो इनके अलग अलग तरीके से क्या करता है, क्लासिफाई करता है, फिर उनको एक साथ लिखता है, इनके साथ कम्युनिकेट करता है। स्टार्टिंग से हम वही पढ़ते आ रहे हैं यार। अब कुछ लोग होंगे रोने वाले बच्चे कि वो यार क्या समझाया, मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने अभी कुछ नहीं समझाया, मैंने सब तुम्हें एक बेसिक सी चीजें समझाई है कि ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। अब पता है क्या है, अब बहुतों को समझ अगर आया होगा, थोड़ा सा भी घुसा होगा, लेकिन अगर नहीं घुसा होगा तो पता क्यों, क्योंकि उन्होंने वो फोन खोल लिया, बड़ी आराम से ऐसे बैठ के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यार मूवी थोड़ी देख रहे हो, आप कोई एक नई चीज पढ़ने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा एक फोकस लगाना है, क्योंकि पहली बार आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपके लिए कोई चीज नई है, तो उसके लिए यार थोड़ा फोकस तो देना पड़ेगा। तो एक आप एक कम से कम अपना एनवायरमेंट तो बनाओ पढ़ने के लिए। बड़ी आराम से आप मस्त लेटे हैं, फोन चल रहा है, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सब तो मत करो, ये फोकस करके पढ़ोगे ना, आप अपना फोन मूवी की तरह अगर देखोगे तो कुछ चीज समझ नहीं आएगी, है ना। तो उस दो का मत दो, वीडियो आप बंद कर दो, अभी ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। फिर हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ इसको आप नॉलेज के लिए समझो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है कि जब हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे के लिए हम कहाँ कहाँ से पैसे को अरेंज करते हैं, वो हम किसमें करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, कि हम कहाँ कहाँ से पैसे को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, अच्छा आपको बहुत सौ को मिथ है, ये एक मिथ है कि कॉस्ट मतलब क्या होता है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछी कॉस्ट क्या होता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली मुझे बताओगे कि कोई भी चीज है, उसका जो उसका उसमें कितनी वो है, क्या है, उसका कितना प्राइस है, उसको आप क्या समझते हो, कॉस्ट समझते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी आप जब गुड्स बनाते हो, कोई भी चीज बन रही है, उस चीज को बनने में या कोई भी चीज बेचने के लिए जो आपने खरीदी, मान लो आप ट्रेड करते हो, आपकी कोई दुकान है, दुकान में आपने एक साबुन खरीदा, वो साबुन आपको कितने का, 4 रुपए का पड़ा, कितने का पड़ा, 4 रुपए का पड़ा, वो आपने 5 रुपए में बेच दिया। तो ये बेचने के लिए आपने ये साबुन कितने का खरीदा था, बेचने के लिए बेचने के लिए आपने ये साबुन 4 रुपए का खरीदा था। तो ये लागत लगी आपकी। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट मतलब लागत होता है। क्या होता है, कॉस्ट मतलब लागत होता है। किसी भी चीज का कोई अमाउंट नहीं होता है वो लॉ कॉस्ट, ठीक है, किसी भी चीज का प्राइस नहीं होता है वो कॉस्ट, वो उसके लिए प्राइस वर्ड दिया अलग गया है। कॉस्ट मतलब होता है किसी चीज में लागत कितनी लगी, कॉस्ट मतलब किसी चीज को लाने में आपको खर्चा कितना लगा, उसके बाद आपने क्या किया, 1 रुपए ज्यादा पे भेज दिया, वो आपका क्या बन गया, 1 रुपए प्रॉफिट बन गया। तो ये 4 रुपए जो आपने खरीदा था, ये आपकी लागत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा कॉस्ट बोलते हैं। तो ये मिथ को आप क्या कर लो, सही कर लो, क्योंकि कॉस्ट मतलब क्या नहीं होता है, कॉस्ट मतलब किसी भी चीज का अमाउंट एक लागत होती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो भी हेल्थ मैनेजमेंट प्लानिंग, जो भी आप मैनेजमेंट वगैरह करते हो, उनके डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। टैक्स अकाउंटिंग, कितना आपको टैक्स पे करना है, कितना आप अपना टैक्स बचा सकते हो। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ सोशल कॉस्ट और सोशल सोसाइटी को कितने बेनिफिट देना है। ये आपका सिर्फ नॉलेज के लिए, आपके सिलेबस में इतना तो नहीं है, बट आपको बस नाम से पता होना चाहिए कौन सी चीज किस चीज के लिए है, ठीक है। अभी एकदम से इतनी चीज आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सो मैंने आपको एक नॉलेज के लिए ओवरऑल आपको पता होना चाहिए बस।
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा, ये हमारे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारी अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं। क्या होते हैं, रिलायबल। रिलायबल मतलब ये हमेशा सच बताना चाहिए। क्या, ये हमारे हमें हमेशा ये यूजफुल क्यों, क्योंकि हमेशा क्या बताते हैं, सच बताते हैं। और इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेरीफाइबल, एक एक बार नहीं, हम दो दो तीन तीन बार क्या करते हैं, चेक करके करते हैं। और ये कोई भी बायसनेस नहीं होते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं। ठीक है। रिलीवेंस, ये क्या होता है, रिलीवेंस होते हैं क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूजर्स को हेल्प करते हैं। यूजर्स कौन, यूजर्स हमारे ओनर, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे सप्लायर्स, जो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उनको डिसीजन लेने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब हमें इतने इजी वे में अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जिससे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें इजीली समझ सके। क्या, हमें इतने इजी वे में हमारे अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम क्या कर सके, उनको इजीली इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट मतलब अच्छे से समझ सके और सही तरीके से समझ सके। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम अकाउंटिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के बिजनेस के साथ अपना बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दूसरों के बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। समझ आया, समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हमने क्या कर ली, ये हमने एक पेज पूरा कंप्लीट कर लिया। जो हमारा मेन पेज अब आने वाला है, हम उस पे आते हैं। क्या है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो हमारे आ रहे हैं। और अब हमें पढ़ना है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग हमें किसमें हेल्प करता है, प्लान करने में और कंट्रोल करने में। अब प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, अगर हमें लॉस ज्यादा हो रहा है, तो हम कैसे अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना। फिर अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम खर्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो हेल्प कैसे करते हैं, अकाउंटिंग हेल्प करती है। हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन, वही चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट से ही मिलती है। यूजफुल गेटिंग लोन्स, अगर हमें लोन चाहिए तो बैंक क्या देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं कि आप केपेबल सच में हो या फिर आप केपेबल सच में नहीं हो क्या करने के, लोन के लेने में। तो वो बैंक कैसे पता करेगी, आपके अकाउंट्स को देख के। टैक्सेशन सेटलमेंट अभी बताया मैंने, एक्ट एज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जब कोई अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है तो फिर अकाउंट चेक होते हैं कि किसके अकाउंट में कितना माल गया है ना। आपका अकाउंटेंट, आपका सप्लायर, आपका कोई भी दोस्त जो भी साथ में काम करता है, किसने आपके साथ धोखा किया, वो सारा पता कैसे चलता है, वो सारा पता चलता है हमारे लीगल सॉरी हमारे अकाउंटिंग एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत का भी काम करती है हमारी अकाउंटिंग। पता है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन क्या है, इसमें सिर्फ यार मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती हैं, इसमें सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती हैं। और अगर मान लो ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमारी पैसे से रिलेटेड नहीं है, वो चीज तो हम इसमें लिखते ही नहीं है। वो चीज तो हम इसमें लिखते ही नहीं है। मतलब कोई भी हमारे इमोशंस इमोशंस वगैरह की चीजें, ठीक है, कोई हमने अपने डील करी है किसी से इमोशंस के तौर पर, रिलेशनशिप के तौर पर, वो थोड़ी ना हमारी इसमें बात होती है। ठीक है। फिर ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर लाइक एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल्स वगैरह है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करने का है, तो ये सारी चीजों को वो क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करते अकाउंटिंग। और ये रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, डू नॉट शो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, मतलब पहले 5,000 थी फिर 10,000 हो गई, तो ये जो बीच की 5,000 रुपए वैल्यू है, ये रियलाइजेबल वैल्यू, कि इसकी ये जो वैल्यू है वो क्यों है, उन सब के बारे में क्या नहीं करता है, बात नहीं करता है, ये शो नहीं करता रियलाइजेबल वैल्यू अभी कितनी है, फिर कितनी है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी प्रेजेंट में कितने अमाउंट की एसेट है उसके बारे में बात की जाती है। डाटा कैन बी विंडो टेस्ट, अच्छा विंडो टेस्ट का अगर आपको मतलब नहीं पता है, विंडो टेस्ट मतलब अपने हिसाब से क्या कर देना, उसको चीज को सही कर देना, अपने हिसाब से दिख कुछ और रही है लेकिन सच्चाई में वो है चीज नहीं, गलत कर देना। ठीक है। या फिर हम जिसको क्या मैनिपुलेटेड, मतलब कोई चीज है 1,000 की, ठीक है, उसको बना के क्या कर दिया, 10,000 का कर दिया, है ना। तो ये क्या मैनिपुलेशन हो गया, रियल में वो 1,000 की थी बट वो किसमें, रियल में वो 10,000 की कर दी गई। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब अकाउंट्स में हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके अकाउंट्स में क्या करेगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और अगर इन चीजों को तो नहीं समझा ना, तो फिर इसको स्किप, वीडियो को ही कर दो, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई तुमसे तो होने नहीं वाली है। क्योंकि इधर से अब थोड़ा अपनी आंखों को खोल लेना, अपने जो कानों है, कानों में कुछ भी डाल लो जिससे वो कान खुल जाए, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या पढ़ने वाले हैं, हम चीज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यही सारी चीजें जो हेल्प करने वाली है ना। बस एक सेकंड में पानी थोड़ा सा पी लूं। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्या था, सिंपली बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होता है, बिजनेस एंटिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो क्या करती है, जहां पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जहां पे लोग जाके क्या करते हैं, जहां पे लोग जाके काम करते हैं और काम करके क्या कमाते हैं, उनका मोटिव क्या होता है, पैसे को कमाना।
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लोग जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसके बदले में वो क्या कमा पाए, पैसा कमा पाए। वो पैसा अलग अलग फॉर्म में होता है, प्रॉफिट के फॉर्म में होता है, वो पैसा सैलरी के फॉर्म में होता है, वो पैसा वेजेस के फॉर्म में होता है। वेजेस मतलब क्या होता है, तीनों चीजें समझो। तो आपको ये तो पता है, जो प्रॉफिट होता है, हम बिजनेस करते हैं तब हमें क्या रिसीव होता है, प्रॉफिट रिसीव होता है, ठीक है। अगर हम क्या किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, सैलरी मिलती है, जो मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे हमें वो पैकेज होता है, मंथली बेसिस पे जो हमें मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं। एंड हमारा जो वेजेस होता है, वेजेस का मतलब आपने सुना होगा हिंदी में, वेजेस का मतलब क्या होता है, दिहाड़ी होता है। क्या होता है, वेजेस को हम हिंदी में बोलते हैं दिहाड़ी, जो डेली बेसिस पे मिलती है, किसको, लेबर्स को मिलती है, ठीक है। तो ये वर्ड्स का मतलब ये इधर नहीं लिखा है, तो आप ये कॉपी पेन उठाओ, मैंने बोला अब कॉपी पेन का यूज बहुत लगेगा, तो इन चीजों को अच्छे से लिख लेना। क्या, वेजेस का मतलब क्या होता है, दिहाड़ी, जिसको मैं जो डेली बेसिस पे लगता है। हिंदी में वर्ड्स बोलूंगा वो खुद से आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है। इसको रीड कर लेना आपको, अगर करना हो, मैंने आपको समझा दिया है जो इंपॉर्टेंट है। मतलब बुकिश लैंग्वेज में तुम रीड कर सकते हो, मैंने आप तुम लोगों को बता दिया, क्योंकि ऐसे अगर मैं करूंगा तो वो आपका एग्जाम के लिए था, इसलिए मैंने रीड किया। ये अब मैं सीधा आपको समझाता जाऊंगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बीटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखना, बीटी को हम बोलते हैं क्या, लेन देन। लेन देन क्या होता है, लेन देन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें पैसे का लेन देन होता है। मतलब आपने कोई चीज खरीदी, उसके बदले में कोई चीज आपने खरीदी, उसके बदले में आपने क्या दिया, कोई चीज आपने खरीदी, उसके बदले में आपने पैसा दिया। आपने कोई चीज बेची, उसके बदले में आपको पैसा मिला। आपने भले ही पैसा नहीं मिला, आपने कोई भी चीज बेची या फिर आपने उधार भेज दी, लेकिन फ्यूचर में आपका उससे पैसा आने वाला है। तो यही सारी चीजें क्या होती है, यही सारे हमारे क्या होते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम बिजनेस में करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज को खरीदना, मतलब दो पार्टीज के बीच में पैसे का लेन देन होता है, पैसे से रिलेशन का लेन देन होता है। भले ही प्रेजेंट में नहीं दे रहा है, फ्यूचर में उस चीज के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, तो उन ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस लेन देन को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर है हमारा अकाउंट, क्या है, फिर है हमारा अकाउंट, फिर है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट इसी से पढ़ लो। अकाउंट एक समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होती है। ये हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अभी इनकम एक्सपेंसेस का मतलब पता हुआ होना चाहिए। अब बात आती है कैपिटल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। इसके बिना अकाउंट्स नहीं बन सकते हैं, इसके बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता है, इसके बिना आपका कोई बिजनेस चल भी नहीं सकता है। तो वो क्या चीज है, वो चीज है, वो है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर्स नहीं होते। कैपिटल मतलब, कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं कोई भी पूंजी। क्या बोलते हैं, कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। और हिंदी में इसको और अच्छे से लिख लो डिटेल में, क्या लिखोगे, जो पैसा, लिखो हिंदी में जल्दी से लिखो, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं। कैपिटल मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। या फिर जो पैसा हम यूज करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में उसको हम क्या बोलते हैं, पैसा, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं अगर बोलूं मेरा रिकमेंडेशन पे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होता है, तो देखो, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि मैंने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया। अब जब मैंने पैसा लगाया, उसके बाद कुछ साल महीनों बाद मुझे क्या पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी, मेरे पास पैसा खत्म हो गया। वो पैसा मैं कैसे लेके आऊंगा, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, और वो पैसा मैं कैसे लेके आऊंगा, वो पैसा मैं लेके आऊंगा कहाँ से, अपने बिजनेस में से। अब बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया। तो वो क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स। अच्छा, विड्रॉ मतलब क्या होता है, विड्रॉ मतलब, विड्रॉ या फिर विड्रीव जिसको हम पास्ट फॉर्म में बोलते हैं, विड्रीव मतलब आप क्या, पैसे को निकाल लो, बैंक आपके अपने बैंक अकाउंट में से जब आप पैसा निकालते हो तो आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। क्या करते हो, पैसे को विड्रॉ करते हो, पास्ट में उसको क्या, विड्रॉ बोलते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ करते हो आप, ठीक है। उसमें आपको क्या, पैसा निकालना हो। जब आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हो तो उसको आप क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं हमारा ड्रॉइंग्स। क्या, जब आप अपने बिजनेस में से, जब आप अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्चे के लिए क्या निकाल लेते हो, जब आप अपने पर्सनल खर्चे खर्चे के लिए अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो लिख लो इसको भी ब्रैकेट में, अच्छे से कॉपी में लिख लो कि ऐसा चीज जब हम अपने बिजनेस में से, जब हम अपने बिजनेस में से जब हम अपने, मैं बार बार बोल, जब अपने बिजनेस में से हम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से क्या निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें कोई भी आप सेकंड चैप्टर पढ़ो, कोई भी आप अपने अकाउंटिंग के अकाउंट्स में आप थ्योरी पार्ट छोड़ के न्यूमेरिकल्स लगाओ, उस पर जब जाना, जब आपके पास
ये सारी इन्फॉर्मेशन बिना देखे आपको क्या हो जाए, लर्न हो जाए। ठीक है, तो ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जो हम पैसा ये निकालते हैं अपने बिजनेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब असेट क्या होती है, असेट क्या होती है, असेट, असेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असेट, असेट क्या होती है, क्या होती है, असेट क्या होती है, ऐसी चीज, असेट एक ऐसी चीज होती है जिसके आप क्या होते हो, मालिक होते हो। असेट एक ऐसी चीज होती है जिसके आप मालिक होते हो। आप या आपका बिजनेस क्या होता है, मालिक होता है। एक ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये मेरी क्या है, ये मेरी असेट है। ये जो हम पेन चल रहा है, ये क्या है, असेट है। ये जो कैमरा है, ये क्या है, असेट है। ये जो ट्राइपॉड है, ये क्या है, असेट है। ये जो कंप्यूटर है, ये क्या है, असेट है। ये जो टेबल है, ये असेट है। ये जो चेयर है, ये असेट है। ये जो बॉटल है, ये असेट है। ये जो ये जो कैलेंडर है, ये क्या है, असेट है। ये जो डोर है, ये असेट है। मतलब इसका मतलब असेट क्या होती है, असेट होती है जो फ्यूचर में आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो आपका फ्यूचर में आपको फायदा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। लिख लो, इस चीज को भी हिंदी में लिख लो कि ऐसी चीज जो हमारी फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी चीज जो हमारी फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो सकती है, या ऐसी चीज जो हमें फायदा फ्यूचर में दे सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम असेट बोलते हैं। लिखा क्या हुआ है, असेट आर द प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू। मतलब आप जिस चीज के मालिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। एग्जांपल, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। समझ आया असेट क्या होता है। अब सुनो, असेट हमारी दो टाइप की होती है। असेट हमारी दो टाइप की होती है। वो दो टाइप की कौन सी असेट होती है, एक तो हमारी होती है लॉन्ग टर्म असेट्स, क्या होती है, एक तो हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स होती है, और दूसरी कौन सी असेट्स होती है, दूसरी असेट्स होती है हमारी शॉर्ट टर्म असेट। क्या होती है, शॉर्ट टर्म असेट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नॉन करेंट एसेट। क्या होता है, नॉन करेंट एसेट। ठीक है, एक और नाम होता है। अच्छा, इसका पेन चेंज करूं क्या, पेन चेंज करूं क्या, पेन चेंज करूं क्या, चलो करता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, दिक्कत होगी। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, 11th क्लास से रिलेटेड तुम्हें कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो तो तुम क्या कर सकते हो, इजिली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करोगे तो मैं आप तुम लोगों का क्या कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर तुम्हें एक ऑफलाइन बैच, सॉरी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, जो सिर्फ बहुत ही कम प्राइस पे तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज में मिल जाएगा, जिसमें जो तुम जूम पे पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा, जिसमें तुम कभी भी कैसे भी कोई भी डाउट भी पूछ सकते हो, अपने कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हो। सम तुम्हें नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए, तो वो भी तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी, है ना। तो ये क्या होता है, जो हमारी एसेट होती है वो दोनों टाइप की, मतलब हमारी करंट और नॉन करंट दो टाइप की होती है। अब ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म, यार लॉन्ग टर्म लंबे समय तक के लिए होती है। ऐसी एसेट जो लंबे समय तक के लिए होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है। जैसे लंबे समय तक, मान लो कितना लंबे समय, मतलब जो मोर देन 1 ईयर, मतलब ये लिख लो चीज, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म एसेट क्या होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स वो होती है जो विद इन 1 ईयर, मतलब जो 1 साल से कम के लिए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा शॉर्ट टर्म एसेट, या फिर करेंट एसेट। क्या बोलते हैं, करेंट एसेट। समझ आया, समझ आया। तो ये क्या होते हैं, हमारे असेट्स के टाइप होते हैं। किसके टाइप होते हैं, असेट्स के टाइप होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगली चीज, अच्छा, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज, 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 लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा। क्या होता है, लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा। इसको डेफिनेशन हिंदी में लिख लो, तुम्हें समझने के लिए। कोई भी चीज अगर तुम हिंदी में ऐसे लिख लोगे ना, तो जब भी तुमने कॉपी खोली, सबसे पहले अभी कुछ स्टार्टिंग में एक दो चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक तुम्हें क्या करना है, अकाउंट्स को सॉल्व करने से पहले इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ समय के लिए तुमने अगर पढ़ ली तो तुम्हें चीजें अच्छे से रट जाएंगी, और फिर उसके बाद तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पढ़ने की नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो, लिख लो, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी को फ्यूचर में पेमेंट्स करनी होती है, जब भी हमें किसी को फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ती है या फिर पैसा देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। जब भी हमें किसी को फ्यूचर में पेमेंट देना पड़ती है या फिर हमें पैसे देना पड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पैसा कैसे देना पड़ सकता है, या तो हमने किसी से लोन लिया होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे पे करना पड़ता है, तो ये हो सकता है।
दूसरी चीज, या फिर हमने किसी से उधार माल खरीदा होगा, उसका हमें पेमेंट करना पड़ सकता है ना। तो इस तरीके से हम क्या है, इस तरीके से हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ सकता है। और लायबिलिटी मतलब हमारे ऊपर कर्जा है, अभी तक जब तक हमने पे नहीं किया है, तब तक हमारे ऊपर क्या है, कर्जा है। जैसे कि असेट दो टाइप के होते हैं। और अच्छा, एक और चीज तुम्हें पता है क्या, एक और चीज तुम्हें नहीं पता होगी, क्या नहीं पता होगी, जो असेट का अपोजिट होता है, असेट मतलब आपको जो फ्यूचर में फायदा देता है, वो आपके असेट्स होते हैं। और जब जिसकी आपको फ्यूचर में पेमेंट्स करनी पड़ती है, वो क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं अपोजिट्स। क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। असेट तुम्हें फायदा देती है, लाइबिलिटी तुम्हें नुकसान देती है। असेट मतलब फ्यूचर में तुम्हें फायदा देगी, लाइबिलिटी मतलब तुम्हें फ्यूचर में दबाएगी। कर्जे से कर्जा तुम्हारे ऊपर एक किसके, एक कर्जा तुम्हारे ऊपर एक सिरदर्द की तरह होता है, क्योंकि तुम्हें उसको पूरा पे करना पड़ता है। लाइबिलिटीज दो टाइप की होती है, जैसे कि एसेट्स होती है। लाइबिलिटीज में हमारी दो टाइप की होती है। कौन सी टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन सी, लॉन्ग टर्म, जो कि कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म होती है, एंड एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म। कैसी होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है और एक हमारी कैसी होती है, शॉर्ट टर्म होती है। बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म होती है एंड एक हमारी शॉर्ट टर्म होती है। ये भी हमारा वैसे ही है। कैसा है, ये भी हमारा वैसे ही है। जो लॉन्ग टर्म होती है, जो मोर देन 1 ईयर होती है, जो मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और जो हमारी क्या होती है, 1 सेकेंड, हाँ, जो हमारी शॉर्ट टर्म होती है, वो हमारी विद इन, विद इन 1 ईयर, क्या, विद इन 1 ईयर। समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आई। ये हो गया हमारी असेट एंड हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। फिर हमारा क्या है, रेवेन्यू। फिर हमारा क्या है, रेवेन्यू। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट खींचना हो, जो भी करना हो, कुछ महानुभाव ऐसे होंगे, उन्हें चाहे जितना समझा लो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। अभी भी बढ़िया इजी चेयर जैसे बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे, या फिर कॉपी पेन तो नहीं उठाए होंगे, बिल्कुल भी नहीं उठाए होंगे, है ना। और उससे भी बड़े, उससे भी बड़े ये है कि 2x पे देख रहे होंगे, है ना। अबे पहली बार पढ़ रहे हो कोई चीज, थोड़ा क्या करो, अगर तुम पहली बार नहीं रिवाइज करो तो चलो फिर भी मैं समझता हूँ, बट अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी। मैंने समझा दिया, जल्दी से क्या करो, जल्दी से उसको 1.0 पे कर लो, नहीं तो अभी वीडियो बंद कर दो, ठीक है। जल्दी से करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नहीं आएगा समझ। जैसे रीड कर रहे हो, एक बार पढ़ लो कि समझ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसको, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसको 1.0 पे देखना। हाँ, अगर वैसे हो तो मैं भी खुद रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5 1.3 पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो, जिससे मैं इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि वहां भी आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं। बेइज्जती करा रहा है, बेइज्जती, बेइज्जती। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या? तुम लोग को एक बात शेयर करूं, तुम लोग को एक बात शेयर करूं। देखो, जो हमारे टीचर होते थे ना, जब हमारे जो स्कूल के एक टीचर थे, जिनको हम मास्टर साहब बोलते थे, ठीक है, जो हमारे स्कूल के टीचर थे ना, वो हमसे बोला करते थे कि जो पढ़ाई होती है ना, जो पढ़ाई होती है, वो दो चीजों से होती है। एक तो एक तो होता है डर, और दूसरा होता है मन। और मन हमारा पढ़ाई में लगता नहीं है। दूसरी चीज, डरते हम किसी के बाप से नहीं है ना। तो पढ़ाई होगी कैसे? तो वही मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि आप में दो कैटेगरी के लोग होंगे, या तो आपका मन लगेगा, या फिर उनसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, डरते वो किसी के बाप से नहीं है ना। तो ये चीज मुझे लगा आपसे शेयर करूं, क्योंकि यार पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके अब वो पुराने डायलॉग हो गए हैं, आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि माँ बाप पैसा लगा, ये वो। लेकिन माँ बाप तो पैसा अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, लेकिन पता है, जब आपके पास कोई चीज करने को नहीं होती है ना, तब आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। सच्ची बता रहा हूँ। एक ये जो 11th क्लास होती है, अगर आपने कॉमर्स लिया है ना, तो भगवान ने आपको एक दूसरा मौका दिया है। आपको एक पढ़ाई में एक दूसरा चांस मिला है, जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। क्योंकि इतनी टफ चीज नहीं है, अगर आप एक बार चीजों को समझो। क्योंकि इसमें जो मैथ्स हो, एक टफ वाली मैथ्स नहीं होती, एक इजी कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथ मैथ के, जो आप इजीली क्या कर सकते हो, कर सकते हो। और इस चैनल पे तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन है, आपने अगर बचपन में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। जो छोटी छोटी प्लस माइनस भी कैसे होता है, वो भी मैं तुम्हें सॉल्यूशन करते टाइम दिखा दूंगा, है ना। प्लीज पढ़ लो, प्लीज। सच्ची में तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के तुम रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। आगे रेवेन्यू हम पढ़ रहे थे। रेवेन्यू क्या होता है? तो देखो भाई, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारी कोई बिजनेस का मतलब, तुम्हारी कोई शॉप है, तुम्हारी साड़ियों की शॉप है, ठीक है। तुमने उसमें क्या किया, तुमने 10 लाख रुपए की क्या करी, साड़ी बेची। क्या करी तुमने, 10 लाख रुपए की साड़ी बेची। तो बस जो 10 लाख रुपए की तुमने माल बेच के, जो माल बेच के तुमने पैसा कमाया है, वो क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो इस चीज को लिख लो कि माल बेच के, जो हम अपने बिजनेस में माल बेचते हैं,
जो हम अपने बिजनेस में माल बेचते हैं, माल बेच के जो हमने पैसा कमाया है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू का उल्टा। मतलब रेवेन्यू का उल्टा नहीं होता है, मतलब एक्सपेंसेस मतलब जो पैसा कमाने के लिए हमारे अब वो 10 लाख की जो तुमने साड़ी खरीदी है, उसमें से वो साड़ी खरीदने में तुम्हें 8 लाख रुपए तो खर्च हो गए होंगे, कितने भी हुए हम मान रहे हैं 8 लाख। तो वो जो 8 लाख रुपए खर्च हुए वही तो एक्सपेंसेस होता है। रेवेन्यू अर्न करने में जो खर्चा लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या लगा, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। मतलब जो एक्सपेंसेस कमा जो सॉरी जो रेवेन्यू कमाए, जो 10 लाख रुपए की तुमने साड़ियां बेची है, वो साड़ियां कमाने में जो तुम्हें क्या लगा है, वो साड़ियां 10 लाख रुपए कमाने में जो तुम्हारा खर्चा लगा है, अब उस खर्चे में से पूरा मतलब तुम्हारी साड़ियों का जो उसमें तुमने लोगों को सैलरी, तुमने किराया भी दिया होगा, उसके साथ वेजेस भी दिया होगा, तुमने सैलरीज वगैरह और मतलब जो भी बाकी की जो भी खर्चे तुम्हारे लगे वो भी दिए होंगे। तो पूरा मान लो 8 लाख रुपए की क्या है, तुम्हारे रेवेन्यू कमाने में खर्चा लगा है, तो वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। क्या, रेवेन्यू कमाने में जो तुम्हारे खर्चे लगे हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, अब इनकम्स क्या होती है, इनकम्स मतलब क्या होता है, इनकम्स मतलब होता है तुम्हारे गेन्स होते हैं, जो तुम क्या करते हो, अर्न करते हो किससे, जो जिससे जो तुम क्या करते हो, कमाते हो तुम्हारी बहुत सारी एक्टिविटी से। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड अदर गेन्स। मतलब तुम्हारे बिजनेस से तुम्हें रेवेन्यू, तुम्हारे बिजनेस से जो पैसा रेवेन्यू आया तुम्हारा वो, और उसके साथ साथ तुमने जो अलग तरीके से पैसा कमाया, गेन्स कमाए, प्रॉफिट कमाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। देखो, सिर्फ बिजनेस से तुमने 10,000 रुपए कमाए और वह तुमने इन्वेस्टमेंट करके रखी थी कहीं बाहर, तो तुमने 5,000 रुपए वहां से कमाए, तो 10,000 और 5,000, 15,000 तुम्हारी क्या हो गई, इनकम हो गई। 15,000 क्या होगी तुम्हारी, इनकम हो गई। तो सिर्फ सिर्फ तुम्हारा प्रॉफिट, बिजनेस बिजनेस से सिर्फ तुम्हारा प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर अदर एक्टिविटीज से तुम्हारे क्या आ रहे हैं, अदर एक्टिविटीज से तुम्हारे प्रॉफिट गेन्स आ रहे हैं, तो उनको मिला के हम क्या बोलेंगे, हमारा इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम। अच्छा, तो प्रॉफिट क्या होता है वो समझेंगे। अब हम समझेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है जब हम हमारे रेवेन्यू से, अच्छा, तुम्हें सिंपली तुम्हें भी पता होगा कि तुमने अपनी साड़ियां बेची, साड़ियां कितनी, 10 लाख रुपए की बेची। कैसे, अब जो तुमने वो 10 लाख रुपए की जो तुमने साड़ियां बेची, उस वो अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। और जब रेवेन्यू में से वो जो 8 लाख रुपए का हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस माइनस कर देंगे, जो हमारा खर्चा लगा है वो रेवेन्यू कमाने में, तो जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे, रेवेन्यू मान लो तुमने 10 लाख रुपए की क्या करें, 10 लाख रुपए की साड़ियां बेची, उसमें से 8 लाख तुम्हारा खर्चा लग गया था, 8 लाख रुपए क्या लग गया था, तुम्हारा खर्चा एक्सपेंसेस लग गया था, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट तुम्हें सिंपली हुआ कितने का, 2 लाख रुपए का। कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुम भी लिख लेना अपनी नोटबुक में, देखो कितनी मेहनत करो। ये रेवेन्यू को तुम लिख लेना, इधर मत लिखो, इधर मत लिखो, रेवेन्यू को इधर लिख लो। सेल करके जो चीज आती है वो क्या होती है, रेवेन्यू होती है। और एक्सपेंसेस तुम्हारे हो सकता है, एक्सपेंसेस तुम्हारा क्या, गुड्स, मतलब साड़ियां खरीदने में तुम्हें लगे हो, उसके साथ साथ तुम्हें क्या, सैलरी देने में लगे हो, तुम्हारे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं, उसके साथ साथ तुम्हें भाड़ा लगा होगा। ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ लेबर ने सामान उतारा था, और उसके साथ साथ हो सकता है तुमने कैरेज दिया हो, कैरेज मतलब जो भी जहां से ट्रांसपोर्ट से तुम सामान लेके आए होगे वो लगा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारा रेंट भी लगा होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, रेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें भी लगी हो। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी चीजें हमारी एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस से आपने क्या कमाया, रेवेन्यू कमाया। और वही एक्सपेंसेस से जब आप रेवेन्यू कमाते हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है, वो क्या बन जाता है, आपका प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट होता है लॉस। प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट होता है लॉस। और वो लॉस कैसे, जब आपके क्या हो जाते हैं, जब आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, किससे, रेवेन्यू से। अगर आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको लॉस होता है। मान लो एक्सपेंसेस अब कितने के, आपके खर्चे थे 10 लाख के, लेकिन आपने जो वो साड़ियां बेची, वो साड़ियां कितने की बेची, सिर्फ आपने बेची 8 लाख रुपए की। आपने वो साड़ियां कितने की, 8 लाख की बेची, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए का आपको क्या हो गया, 2 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया। इसमें बहुत बड़ी कोई मैंने आपको मैथ नहीं बताई, इसमें बहुत बड़ी मैंने आपको कोई कैलकुलेशन नहीं बताई। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके स्लो स्पीड में देख लो, तो मैं समझ आए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी महाभारत इधर नहीं बताती है। क्योंकि कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, यार मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि पता है वो परेशान नहीं है, वो क्या है, वो अपने आप को उन्हें पता नहीं क्या ही लगता है, दुख, मैं पता नहीं क्या, अपने वो समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी दुख है उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर ध्यान पूर्वक अगर चीजों को अपने टीवी वगैरह से हटा के ध्यान अगर लगाओगे, तो तुम्हें ऐसी, मैंने कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं समझाई। फोकस तुम्हारा क्या है, फोकस नहीं हो रहा है, इस चक्कर में तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं तो दुख तो हर कोई दिखा सकता है, दुख हर किसी के साथ होता है।
लेकिन लाइफ में हमें अगर आए हो, तुम भगवान तो नहीं ना, तो इसीलिए कुछ डिफिकल्टीज तो होंगी। लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं होती है, यार मेरा दुख तो बहुत ज्यादा है, मेरे मुझे तो बहुत ये है, मुझे वो ये है, कारण मेरे ना पढ़ने का ये है वो है। यार सबके साथ होता है। तुम एक्सक्यूज मत दो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी और तुम चीजों को क्रैक भी इजिली कर लोगे। फिर है हमारा गुड्स। गुड्स क्या होती है? गुड्स देखो, कोई भी चीज आप रीपरचेज रीसेल करने के लिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया हो तो रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखो गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज क्या करी, खरीदी। कोई भी चीज आपने खरीदी किसके लिए? दोबारा से बेचने के लिए। मतलब ये साड़ी आपने क्या करी थी, खरीदी थी, तो वो साड़ी क्या हो गई? साड़ी आपकी क्या हो गई? गुड्स हो गई। साड़ी टू सेल, क्या परचेज साड़ी टू सेल, ये एग्जांपल में लिख लो आप इसके गुड्स के, तो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। मतलब दोबारा बेचने के लिए आप जब कोई चीज खरीदते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। गुड्स एक कमोडिटी होती है यार, तो गुड्स एक कोई चीज होती है। परचेज मतलब पता है किसी को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, उसको हम परचेज बोलते हैं। एक्टिविटी को हम परचेज बोलते हैं। सेल मतलब माल बेचने को सेल बोलते हैं। स्टॉक, स्टॉक आप क्या करो, चीजों को परचेज करो। आपका स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब आपका, स्टॉक सबको पता होगा, स्टॉक मतलब क्या होता है? जो हमारे यहाँ माल भर के रखा हुआ है, जो बेचने के लिए जो क्या है बिल्कुल रेडी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जिसको स्टॉक का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक इज अनसोल्ड गुड रिमेनिंग इन द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, डेटर्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, डेटर्स और क्रेडिटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड हमारे क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको बड़े ध्यान से तुम लोग सुनना, डेटर्स और क्रेडिटर्स का। तो पहले लिख लो इनकी डेफिनेशन, हिंदी में लिखो। डेटर्स, डेटर्स होता है जिनसे हमारे पास फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। जिनसे फ्यूचर में हमारे पास पैसा आने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे फ्यूचर में हमारे पास पैसा आने वाला होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। अब देखो क्रेडिटर, जिनसे हम जिन्हें फ्यूचर में हमें पेमेंट देना पड़ती है, जिन्हें फ्यूचर में हमें पेमेंट देना पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। जिन्हें फ्यूचर में हमें पेमेंट्स देना पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। एक बार और सुन लो, जिन्हें फ्यूचर में हमें पेमेंट्स देना पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर फ्यूचर में हमें पैसा आता है, अगर फ्यूचर में कोई चीज हमारी पैसे में कन्वर्ट होती है, फ्यूचर में हमें कोई चीज फायदा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। तो ये डेटर्स किसकी कैटेगरी में आता है? ये डेटर्स कैटेगरी में आते हैं, असेट्स की कैटेगरी में। किसकी? डेटर्स आते हैं असेट की कैटेगरी में। तो इसका मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स आएंगे वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? लायबिलिटीज की। बहुत बढ़िया यार, क्योंकि एक चीज फॉर एग्जाम्पल एक लॉजिक की बात है कि मैंने लाइबिलिटी में क्या बताया था? कर्जा। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? कर्जा। और फ्यूचर में जब तुम्हें किसी को पेमेंट करना होगी ना, तो वो क्या होगा तुम्हारे लिए? वो तुम्हारे लिए कर्जा ही तो होगा ना। वो तुम्हारे लिए क्या होगा? कर्जा ही तो होगा ना। फिर हमारे वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपके ट्रांजेक्शन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? वो ट्रांजेक्शन को आपको सपोर्ट करता है। एक बिल, जो बिल होता है वो क्या होता है? वाउचर होता है। जो बिल होता है वो क्या होता है? आपका वाउचर होता है। जो माल आपने खरीदा उसमें डिटेल पूरी लिखी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। जिसमें आपने कितना माल खरीदा वो लिखा हुआ होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट, हाँ चलो डिस्काउंट, डिस्काउंट समझते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब जो सामान है, वो सामान आपको कुछ परसेंटेज कम दाम में दे देना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। और ये जो डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट आपके दो टाइप के होते हैं। डिस्काउंट आपके दो टाइप के होते हैं, और वो डिस्काउंट के दो टाइप क्या है? डिस्काउंट के दो टाइप है आपके। एक तो आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक तो आपका ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा आपका कैश डिस्काउंट। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है बेचने के टाइम पे, जब आप जाते हो दुकान पे, आपने देखा होगा कि आप जब कोई दुकान पे सामान लेने जाते हो, अब कोई दुकानदार है, उसने आपने उसने आपसे बोला कि आप एक ये खरीद रहे हो तो ये 800 रुपए का है। अब वो दूसरा दुकानदार, सॉरी वही दुकानदार है, उसने बोला अगर आप यही तीन खरीदते हो तो मैं आपको ये 800 की जगह 700 रुपए का लगा दूंगा। तो आपको और ज्यादा माल बेचने के लिए वो क्या कर रहा है? वो आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। जो बेचने के टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो इस चीज को भी लिख लो, जो बेचने के टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? उस डिस्काउंट को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। एक बार और, जो बेचने के टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एक और पॉइंट लिखो ट्रेड डिस्काउंट का, कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए जब हम डिस्काउंट देते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए जब हम डिस्काउंट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम, जैसे हमारे पास जो का है ग्राहक आया, ठीक है, उसने बोला भैया मेरे पास इतने रुपए हैं, ठीक है, अब मेरा बिल हो रहा है 2000 रुपए का, मेरे पास 1500 रुपए, आप अभी ये ले लो, 500 रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब आपके पास यार
आप मना नहीं कर सकते हो। और आप ये बोल सक आप जैसे वो दुकानदार ने बोला कि तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, मैं एग्जाम्पल भूल गया। आप एक दुकानदार हो, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक दुकानदार हो, आपके पास ग्राहक आया, 2,000 रुपए का उसका बिल हुआ, और उसने बोला भैया मेरे पास 1,500 रुपए, आप 500 रुपए बाद में ले लेना। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई भैया एक काम करो, अगर मुझे आप पूरी पेमेंट अगर करते हो, कैश में पेमेंट करते हो, तो ये जो 2,000 आपका बिल हो रहा है, मैं आपको 100 रुपए कम करके ले लूंगा। तो उसने क्या किया, हाल ही उसने 100 रुपए कम हो रहे थे, तो हाल ही उसने कहीं ना कहीं से अरेंज करके क्या दे दिया, पैसा दे दिया। तो आप पैसा पूरी ट्रेड, पूरा जो ट्रांजैक्शन आप कैश में करवाना चाहते हो, उस टाइम पे जब आप क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो डिस्काउंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो बेचने के लिए, जो हमारा माल और अच्छा बेचे और ज्यादा बेचने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जो हम कैश, अगर पूरी ट्रांजेक्शन कैश में करवाना चाहते हैं, उस पर हम जो डिस्काउंट देते हैं, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हमारे बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होते हैं, बेड डेट्स मतलब होता है कि जो पैसा, अच्छा बेड डेट्स हम देखते हैं, चल इसको रफ करेंगे, रफ करेंगे, लेटस पढ़ेंगे। बेड डेट्स, देखो बेड डेट्स, बेड डेट्स, ये बेड डेट्स निकल के आता है डेटर्स, क्या आता है कि बेड डेट्स निकल के आता है डेटर्स। ये बेड डेट्स निकल के आता है डेटर से। कैसे, तो डेटर्स से, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है। और जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता है ना, तब तक हमारे माइंड में वही चीज चलती रहती है, यार कि पैसा कभी डूब ना जाए। बस वही चीज क्या होती है, बेड डेट्स होता है। मतलब बेड डेट्स वो नहीं होते हैं, जब आप ये सोचते हो ना, जब आप ये सोचते हो कि यार ये थोड़ा कंगाल सा हो रहा है, इसके पास की पैसे की कमी होने लगी है, इसका बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, क्या पता ये मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो पैसा जब डाउट में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पैसा डाउट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाउटफुल डेट बोलते हैं। और जब ये डाउटफुल डेट क्या होता है, जब ये डाउटफुल डेट बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि हमारा पैसा अब नहीं मिलेगा, तो जब पैसा पूरा डूब जाता है, हम मान लेते हैं कि हमारा पैसा पूरा डूब गया, उसको हम क्या बोलते हैं, बेड डेट्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बेड डेट्स बोलते हैं। समझ आया। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसा आना होता है, और अगर वो फ्यूचर में जो पैसा आना आपका रिस्क पे हो जाता है, आपको डाउट होने लगता है कि ये फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको डाउटफुल डेट बोलते हैं। और जब वो डाउटफुल डेट आपका यकीन में बदल जाता है कि अब ये पैसा नहीं आने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेड डेट्स बोलते हैं। इसी के साथ हमारे जो बेसिक टर्म आपको समझने की बहुत, ऐसे बहुत टर्म्स होते हैं, बट जो बेसिक आपको समझने की जरूरत थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब बाकी के जो टर्म है, अच्छा जैसे एक आपका हुआ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंस, अच्छा ईयर हमारे दो टाइप के होते हैं, ये भी समझ लो, ईयर हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो फाइनेंशियल ईयर और दूसरा हमारा कैलेंडर ईयर। एक तो फाइनेंशियल ईयर होता है और दूसरा हमारा कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और जो हमारा कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर हमारा होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, हमारा हमारा 31 दिसंबर को खत्म होता है, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो ईयर। तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब अब और मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं, तो मैं कोई चीज इंपॉर्टेंट, जो टर्म टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके ये जो बेसिक टर्म थे ये मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी बेसिक टर्म समझने की जरूरत है। तो अब हम चलते हैं, देखो 1 घंटे की वीडियो हो गई है, आगे हम थोड़ा आधा घंटा और लगेगा, हम सारे टॉपिक पूरा करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से ये मत समझना कि हम इसको छोड़ेंगे, ये हमारा तो हाल हो जाएगा, इसमें हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा इसको हम करेंगे जूम, जिससे हमें, जिससे आपको क्या हो, इजीली ये विजिबल हो जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ये बताया जाता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स, अच्छा प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स होते हैं। प्रिंसिपल मतलब रूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, जो आपको हेल्प करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस को करने में। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, रूल्स बताते हैं, जो जिससे हम क्या बना पाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो हमारे बेसिक थ्योरी, हमारी इसकी थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का, वो हमें हेल्प करता है हमारे अकाउंट्स को बनाने में। अच्छा ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जी ए पी का फुल फॉर्म, जी ए पी का फुल फॉर्म इधर लिख लो। जी ए पी का फुल फॉर्म होता है, अच्छा लिख लो आप लोग, अच्छा लिख देता हूँ चलो। जी ए पी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
क्या, जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये जेईपी क्या होता है, ये हमें दो चीजें बताता है, एक तो हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन बताता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हमारे लिए कंपलसरी होते हैं यूज करना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे लिए कंपलसरी होते हैं यूज करना, लेकिन जो कन्वेंशन होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये कन्वेंशन हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं कि अगर आपको यूज करना हो तो करो, अपने बाप का कुछ नहीं जाता है, लेकिन कंपलसरी आपको ये तो यूज करना पड़ेगी, क्योंकि इसके इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे। अब ये रूल्स आपके लिए कंपलसरी क्यों है फॉलो करना, क्योंकि यार एक एक पूरा देश है, अब उस देश में अगर सब लोग अपने अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनाएंगे तो हर कोई उसको रीड कैसे कर पाएगा। जैसे हमारी देश की एक राष्ट्रभाषा है हिंदी, वैसे हमारे देश की जो रूल्स है अकाउंट्स किस तरीके से बनेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जब एक लैंग्वेज को जब यूज करते हैं तब हर कोई अंडरस्टैंड कर पाता है, एक जो कॉमन चीज को हम यूज करते हैं वो हर कोई अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ऐसे अकाउंट्स में कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि हर कोई को उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप कर पाए चीजों को, हर कोई क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो GAAP refers to the rules and guidelines adopted for recording and reporting financial transaction to bring uniformity and consistency, जो अभी मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, अब पार्टी क्या बताता है, GAP हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो बिजनेस और जो ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटिटी से क्या होते हैं, सेपरेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमें बताता है सेपरेट लीगल एंटिटी, या हमें ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस होता है, जैसे ये बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या बनेंगे, अकाउंट्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये इसका ओनर है, ये क्या है, ये इसका ओनर है। तो अब ये ओनर है तो इस पे कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी तो ये क्या होगा, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी तो ये अलग होगा और ये क्या होगा, अलग होगा। ये अपना पैसा किसको देगा, बिजनेस को देगा, जो किसके नाम पे देगा, कैपिटल के नाम पे, और इसके बदले में बिजनेस इसको क्या देगी, प्रॉफिट अर्न करके देगी। क्या देगी, प्रॉफिट अर्न करके देगी। इस पे कैपिटल जो दिया है इस पे इंटरेस्ट करके देगी, इसकी सैलरी के रूप में पैसा किसी भी फॉर्म में वापस करके दे, लेकिन ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। मैंने जो आपको अभी टर्म्स पढ़ाए थे वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के बेसिस पे हैं। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो अकाउंट समझने के लिए आपको ये जरूरी है, तो इनको स्किप मत करना। मेरी रिकमेंडेशन है थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे समझोगे और इनको लर्न कर लेना बस। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस इज अज्यूम टू बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये क्या होता है, ये आपका लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब ये अज्यूम करना है हमें कि जो बिजनेस है, बिजनेस आपको ये अज्यूम करके चलना है, जब आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया तो ये अज्यूम करना है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वो आप लंबे समय तक के लिए कर रहे हो। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस में जो अकाउंटिंग होगी होगी वो कम से कम कितने, एक फिक्स्ड, एक यूजुअल 1 ईयर के लिए तो होगी, और 1 ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो या फिर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, दोनों टाइप की ईयर मैंने आपको बता दी। बस ये है कि एक साल का क्या बनाया जाएगा, पूरा अकाउंट एक साल से कम का नहीं बनाया जाएगा, एक साल के पूरे अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस नॉट मार्केट। मतलब मान लो मार्केट में किसी चीज का प्राइस चल रहा है कितना, 8 रुपए, लेकिन आपने बातचीत करके उसको कितने, 6 रुपए पे कर लिया, है ना। तो जो जितने पे आपने खरीदा है आपको अकाउंट्स में भी उतना ही अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है डुअल को एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट अभी हम डबल एंट्री सिस्टम करेंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट्स अर्न्ड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको इधर चीजों को क्या है, जब आप कमा लेते हो तभी लिखना है, ना कि जब आपने क्या है, किसी को सर्विस दी अपनी, आपने यहाँ माल भेज दिया, आपने वो पैसा कमा लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक आपको वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन जब आपने उसको कमाया है तभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड चीजों को करना होगा। जैसे मान लो आपने उधार माल भेज दिया किसी को, अब आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आपको वो चीज रिसीव नहीं हुई है, कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो कमाई तो हो गई ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो उसी टाइम लिखना पड़ेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो मैच करना चाहिए किससे, रेवेन्यू से। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मतलब जो चीज आपने कोई भी खर्चा किया है तो वो खर्चे पे, खर्चा आपने क्यों किया है वो चीज क्या करना चाहिए, अमाउंट बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपेंस 1000 के हुए तो आपके रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए, 1000 के होना चाहिए। अब वो कैसे होंगे वो आपको मैच करना पड़ेंगे, मतलब खर्चा आपका इतना हुआ है तो उसके बदले में आपने कोई चीज तो रिसीव की होगी ना उतने अमाउंट की। फुल डिस्क्लोजर ऑफ फुल ऑल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मस्ट बी क्लियर, मतलब हमें हर एक चीज सच्चाई बतानी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब हमें क्या है, हर साल एक तरीका मेथड यूज करना पड़ेगा क्या, अकाउंट्स बनाने के लिए, नहीं कि इस साल हमने कोई और तरीका यूज कर लिया, अगले साल कोई और तरीका यूज कर लिया। ठीक है,
पार्ट बी अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, रूल फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। पहला है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब जो हमें ये है कि अगर हमारे, ये इंपॉर्टेंट चीज है सुनना, क्या है कि अगर हमारी बिजनेस में कोई लॉसेस हमें लगता है, हमें कोई भी आशंका है, हमें कोई भी डाउट है कि हमें आगे चल के ये चीज लॉस कर सकती है, तो उसको हमें यकीन मान लेना कि हाँ हमें ये क्या करेगी, हमें ये इसका लॉस हो गया है ना। इससे क्या फायदा होगा कि आप अगर उसको लॉस मान लोगे तो अभी आप घाटे में जा रहे हो, लेकिन क्या पता वो चीज अगर नहीं हो, आप उसके लिए क्या हो, पहले से प्रिपेयर हो, तो फ्यूचर में जब वो चीज अगर होगी भी तो आप उसके लिए पहले से क्या होगे, प्रिपेयर हो गए, है ना। ये इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको पहले से लॉस मान लो, क्योंकि रियल में तो वो आपको फायदा ही दे रहा है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कोई भी डाउट हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब भी आपको क्या नहीं करना है, उसको नहीं मानना है जब तक आप वो प्रॉफिट अर्न कर ना लो। आपको 100% श्योर भी हो तब भी आपको नहीं मानना है, क्योंकि वो प्रॉफिट आप जब अर्न कर लोगे तभी मान लो, क्योंकि अगर मान लो अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ और आप उसको मान के चल रहे थे, तो फिर आपको क्या होने वाला है, फ्यूचर में घाटा होने वाला है। अगर ये समझना तो दोबारा सुनना, समझ आ जाएगा। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब आपको हर एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सुन लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो साल के एंड में हम ओनर्स को दिखाते हैं, यूजर्स को दिखाते हैं कि कौन सी चीज क्या हुई है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और हमें हर एक चीज सच्चाई दिखाना पड़ती होती है। कंसिस्टेंसी अभी मैंने जस्ट लास्ट पॉइंट में बताया कि हर साल हमें क्या करना पड़ता है, वही मेथड्स यूज करना चाहिए, ना कि बार बार चेंज करते रहना चाहिए। मटेरियलिटी का मतलब हमें इंपॉर्टेंट चीजों के अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए। मतलब परचेज अगर रोज हो रही है, कोई भी चीज अगर रोज हो रही है, डेली लाइफ में हो रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके हमें अकाउंट्स अलग अलग बनाने चाहिए। ये नहीं कि हर चीज जो एक आध बार हुई है उसका भी आपने अकाउंट अलग से बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और आईएफआरएस क्या होता है। आईएफआरएस का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड जो पूरे दुनिया क्या करते हैं, पूरा वर्ल्ड यूज करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हमारी इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूट है वहां से प्रोवाइड किए गए हैं कि इनके बेसिस पे हमें क्या करना है, अकाउंट्स करना है। और ये हम सीखते हैं आईसीआई में, सीए लोग क्या करते हैं, ये काम तो करते हैं अकाउंट्स को चेक करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, ये हमारे इंटर आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही हमारे क्या बने हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स बने बने हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर क्या करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, अब हमारा अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ प्लस गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा जो हमें सोचना है कि हमारा जो बिजनेस है वो हमेशा चलता ही रहेगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या है कि हम कंसिस्टेंट हमें रहना है, हर साल सेम अकाउंट का यूज करना है, जो हम पढ़ चुके वही वही है। अक्रूवल मैंने बताया कि जब हम अर्न कर लेते हैं हमें तभी क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग में चीजों को लिखना पड़ता है। और जब हम रिसीव होगी तब नहीं, जब हमने अर्न कर लेते कमा लेते तभी हमें अकाउंटिंग में चीजों को लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा जीएसटी, इसको ये लिखा जरूर है, बस इसको एक बार पढ़ लेना। इसके बारे में हमारे आगे चैप्टर आएगा तब हम पूरी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखो ये कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस अभी जस्ट ये समझाया वही है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये है हमारा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। ये चीज सुनो क्या है, तो देखो सबसे पहले तुम समझो एक बैलेंस शीट नामक एक चीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जो साल के एंड में जो यूजर्स होते हैं हमारे बिजनेस के, ओनर्स, सप्लायर, वो सारी चीजें इसी बैलेंस शीट में से पता करते हैं। इसी बैलेंस शीट में से क्या करते हैं, पता, सॉरी पर्टिकुलर, ये क्या आती है हमारी, ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं और ये इस साइड क्या आती है, हमारी असेट्स आती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, बैलेंस शीट देख के ही हमारे जो यूजर्स होते हैं वो पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। देखो क्या है, देखो 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 क्या है हमारा, हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ बैलेंस शीट। देखो अब क्या होता है कि बिजनेस में आपने, किसी बिजनेस में आपने पैसा दिया, क्या दिया, किसी बिजनेस में, मैंने क्या बोला था, जो बिजनेस और जो ओनर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा होता है, मतलब किसी से आपने पैसा लिया तो आपके ऊपर कर्जा आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ लिया, ये बिजनेस है, ये बंदा है, इसने अपनी कैपिटल क्या दी, बिजनेस को दिया है। ठीक है, कैपिटल क्या दी, बिजनेस को दिया है। अब पूरे साल भर ये क्या करेगा, इसकी कैपिटल को यूज करेगा। अब इसने, बिजनेस ने इसका पैसा लिया तो बिजनेस के ऊपर क्या आ गया, लाइबिलिटी नहीं आ गई, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ गई, बिजनेस के ऊपर कर्जा नहीं आ गया जो कैपिटल इसने दिया है। तो इसका मतलब जो कैपिटल हम लगाते हैं बिजनेस में वो क्या होती है, कैपिटल, वो लाइबिलिटी ही तो होती है। वो किसकी लाइबिलिटी होती है, वो फर्म की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि फर्म ने क्या किया है, एक अपने, एक बंदे का पैसा यूज किया है, फर्म के ऊपर क्या है, कर्जा है, क्योंकि उसने क्या किया, वो चीज यूज किया है। समझ आया, तो कैपिटल क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसका मतलब
एक चीज ध्यान रखना, जितनी आपकी जो लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी आपकी 10,000 है ना, तो आपके बिजनेस में 10,000 क्या होंगी, असेट्स भी कितनी होंगी, असेट्स भी आपकी 10,000 होंगी। तो जितनी लाइबिलिटी होती है उतनी क्या होती है, असेट होती है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अकाउंटिंग ये तो समझ आ गया कैपिटल को हम लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं। आप कहोगे कैपिटल तो हमारा पैसा होता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ओनर और फर्म अलग अलग होते हैं। ओनर अपना पैसा दे रहा है साल भर के लिए, अब उससे तुम पैसा कमाएगी फर्म, तो उसके ऊपर कर्जा है ना, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट हमेशा असेट किसकी, लाइबिलिटी के बराबर होती है। असेट किसके बराबर होती है, लाइबिलिटीज के बराबर होती है। जितनी असेट होंगी उतनी ही बिजनेस में लाइबिलिटीज होंगी। कैसी, जब लाइबिलिटीज में हम क्या कर देंगे, कैपिटल को हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल भी क्या होती है, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी होती है, वही क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसको और डिटेल में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के जब क्वेश्चन लगाएंगे तब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब है हमारा अगला 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 जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाता है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है मैंने आपको समझा ही दिया है। हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये दो रूल होते हैं, देखो अकाउंट्स में, जब आपको अकाउंट्स बनाते हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ा, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब आप अकाउंट्स बनाते हो, तो अकाउंट्स बनाते टाइम आप क्या करते हो, आप डेबिट और क्रेडिट दो चीजों का ध्यान रखते हो। क्या, जब कोई ट्रांजेक्शन होती है, वो ट्रांजेक्शन आपको दो चीजों से इफेक्ट करती है, एक तो डेबिट, दो चीजें उसमें होती है, एक तो क्या होती है, डेबिट होती है, और दूसरी क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इन बुक ऑफ अकाउंट्स यूजिंग रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी या तो वो डेबिट होगी या तो वो क्रेडिट होगी, हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है या तो वो डेबिट होगी या तो वो क्रेडिट होगी। अब कौन सी चीज क्या कब डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब हम कैसे समझेंगे, वो अब हम ऐसे समझेंगे, किसकी हेल्प से, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। और ये क्या है, ये एक सिस्टम होता है जिसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट असेट और जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, हाँ ये चीज समझना है। देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, मुझे डबल एंट्री सिस्टम बताना था, तो डबल एंट्री सिस्टम समझो क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो क्या करती है, आपकी दो चीजों को इफेक्ट करती है। मान लो आपने कोई, क्या है आपके पास, कितना आपके पास है, मान लो कितने रुपए आपके पास है, 10,000 रुपए। कितने, 10,000 रुपए आपके पास। अब आप गए, आपने सबसे पहले कोई भी चीज खरीदी, क्या करी, आपने सबसे पहले कोई भी चीज खरीदी, कितने की आई वो, 1,500 रुपए की कोई भी चीज आई, खरीदी 1,500 रुपए। अब आपके पास क्या था, कैश था, कितना था, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए में से कितने माइनस आप क्या कर दोगे, माइनस आपके पास कैश है कितना, ठीक है, कैश है, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने से, 1,500 रुपए से कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास 1,500 रुपए का सामान आ गया, और उसके बदले में क्या चला गया, कैश चला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या किया, आपने कोई भी चीज परचेज करी, कितने रुपए की, 2,000 रुपए की परचेज करी, लेकिन इस बार आपने पैसा नहीं दिया, इस बार आपने पैसा नहीं दिया। आपने क्या किया, आपने पैसा नहीं दिया, कोई भी चीज उधार पे खरीदी, उधार पे खरीदी, तो इसका मतलब आपके ऊपर क्या कर्जा आ गया, वो 2,000 रुपए आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेंगे, फ्यूचर में पे करना पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्योंकि जिसको फ्यूचर में अभी लिखा है, तो अपने रजिस्टर में देखो, तुमने लिखा होगा ना, मैंने बोला था लिखने के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में जो क्रेडिट, जो हम जिसको पैसा देना होता है हमें फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स इफेक्ट हुआ, क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्यूचर में पैसा देना है, कितने, 2,000 रुपए से, ठीक है। तो इसका मतलब 2,000 रुपए से क्या हो गए, क्रेडिटर्स हमारे 2,000 रुपए से बढ़ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या है, हमने सेल करी, क्या करी, हमने सेल करी, सेल कितने की करी, 5,000 रुपए की हमने क्या कर दी, सेल कर दी। अब 5,000 रुपए की जब हमने सेल कर दी, तो क्या हुआ, सेल हमने कैश में करी, किसमें करी, कैश में करी, तो सेल हमने कैश में करी, तो अब क्या हुआ, हमारा कैश बढ़ गया, कितने से, 5,000 रुपए से, कितने से बढ़ गया, 5,000 रुपए से हमारा कैश बढ़ गया। 5,000 रुपए से क्या हुआ, कैश बढ़ गया। तो इसका मतलब मैं सिर्फ बिना एंट्री से तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है, वो दो चीजों को इफेक्ट करती है। कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है, वो दो चीजों को इफेक्ट करती है। अगर तुम कोई चीज खरीद रहे हो, अगर कैश में खरीद रहे हो, तो वो किसको इफेक्ट कर रही है, कैश को इफेक्ट कर रही है। अगर कोई चीज तुम उधार खरीद रहे हो, तब भी वो किसको, क्रेडिटर्स को इफेक्ट कर रही है। क्रेडिटर्स का एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जो उधार हम सामान खरीदते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज तुम कैश में बेच रहे हो, तो तुम्हारे कैश क्या हो रहे हैं, कैश बढ़ रहे हैं तुम्हारा इधर से, लेकिन जो कैश है, स्टॉक है, स्टॉक क्या हो गया तुम्हारा, कम हो गया। इधर स्टॉक कम हुआ, लेकिन वहां तुम्हारा क्या हो गया, उतने रुपए से कैश बढ़ गया। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इससे मैं कुछ नहीं समझाना चाह रहा हूँ, इससे तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन होती है, वो
एक ट्रांजैक्शन हमेशा कोई दो चीजों को क्या करेगी, इफेक्ट करेगा। अगर एक चीज डेबिट हो रही होगी तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। अगर एक चीज क्रेडिट हो रही होगी तो दूसरी चीज डेबिट हो रही होगी। समझ आया? तो डबल एंट्री सिस्टम ही यही होता है कि ऐसी चीज, एक डबल एंट्री सिस्टम हमें ये बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन अगर डेबिट हो रही होगी एक चीज तो दूसरी चीज हमेशा क्रेडिट, दो चीजों को क्या करती है, वो अफेक्ट करती है। और वो कारण रीजन मैंने तुम्हें ये अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। और ये क्या होता है, बैलेंस। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा जो अमाउंट होता है वो हमेशा 10,000 तुम्हारी कैपिटल है तो 10,000 कैपिटल तुम्हारी किसी, सॉरी 10,000 तुम्हारी क्या है, ये अगर तुम्हारी क्या है पूरी लाइबिलिटी है, ये क्या है 10,000 तुम्हारी लाइबिलिटी है, तो असेट भी तुम्हारी कितनी की होगी, 10,000 रुपए की ही बिजनेस में लास्ट में बचेंगे। ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस में बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड मस्ट ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिटेड। मतलब जितना डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट किसमें होगा, क्रेडिट में। हम वही तो कर रहे हैं, 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट, 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट, 1500 डेबिट 1500, मतलब ये उल्टी एंट्री हो गई, ये कैश आपका आया है तो ये उल्टी एंट्री डेबिट क्रेडिट होगा। वो चीज अब कैसे होगी वो मैं समझाऊंगा, वो इधर लेके आए, सॉरी गलती से। बट सिर्फ इतना मैं बोल रहा हूँ कि जितना डेबिट होता है उतना ही अमाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक एक रुपए का भी माइनस 0.1 का भी क्या नहीं होता है, फर्क नहीं होता है। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। एक बार और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन। तुम अगर चाहो तो तुम लिख सकते हो क्या, डबल एंट्री सिस्टम में हमें ये बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, हर ट्रांजेक्शन क्या करती है, दो चीजों को इफेक्ट करती है। और वो दो चीजें क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन में दो चीजें इफेक्ट होगी क्या, एक तो क्रेडिट और एक डेबिट। एक डेबिट होगा, अगर कोई एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, अब हमें ये सीखना है। अब तुम बोलोगे कि सर या भैया आपने क्या है हमें बता दिया, क्या बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट होती है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज को हमें डेबिट करना है और कौन सी चीज को हमें क्रेडिट करना है, वो तो हमें बता दो। वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमें नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलो भाई, अब तुम लोगों को मैं वो बताता हूँ जो आपका ब्रह्मास्त्र का काम करता है, जिसके बिना आपकी अकाउंट्स अधूरी है, जिसके बिना आपका अकाउंट्स के लिए प्यार अधूरा है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो कोई भी अकाउंट आप क्या नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे। अगर ये नहीं पता होगा तो तुम कोई भी अकाउंट ले लो, कैसा भी अकाउंट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम ये अकाउंट को बना नहीं पाओगे अगर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा तो। टाइप्स ऑफ अकाउंट जिनको क्वेश्चन में हम पूछा जाता है हमसे, थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, थ्री गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्री गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। वो थ्री गोल्डन रूल्स क्या है हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड हमारा नॉमिनल अकाउंट। एक चीज का ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा, बट एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ये दोनों अकाउंट आपके कौन से होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों आपके इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक चीज को और ध्यान में, ये सिर्फ ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ, इसका बुक में कोई रिलेशन नहीं है, कहीं कोई रिलेशन नहीं है, सब मैं खुद से ऐसे याद रखता हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको पहचानना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है तुम्हें। इधर जब भी लिविंग बीइंग की बात हो रही होगी तो इसका मतलब वो किसका है, वो हम यूज करेंगे उसमें पर्सनल अकाउंट। जैसे किसी इंसान के बारे में बात हो रही है उसमें हम क्या यूज करेंगे, पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। किसी कंपनी के बारे में बात हो रही है तो हम पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। कोई फर्म के बारे में बात हो रही है तो हम पर्सनल अकाउंट का यूज करेंगे। ये मैं खुद से याद करने के लिए रखता हूँ, क्या कि मैं इसको पर्सनल अकाउंट को लिविंग मानता हूँ। क्या मानता हूँ, तो सिर्फ इसलिए एग्जाम में मत लिखना, कुछ भी मत करना। और ये जो रियल और नॉमिनल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, इसका मतलब ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग के लिए नॉन लिविंग बोल सकते हैं हम इसको, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट नॉन लिविंग बोल। आओ हो, एक चीज इससे याद आया, एक चीज इससे याद क्या आया कि मैंने आपको असेट दो टाइप की बताई थी, किसके बेसिस पे, असेट दो टाइप की बताई थी मैंने आपको, टाइम के बेसिस पे। दो टाइप की असेट्स और होती हैं, वो किसके बेसिस पे, आपके एक उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। दो टाइप की एसेट होती है, एक होती है एसेट आपकी टेंजिबल एसेट, एक होती है आपकी टेंजिबल एसेट, और दूसरी एसेट होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट। एक होती है टेंजिबल एसेट और दूसरी होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है, टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट। तो इसका मतलब इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लो क्या, इसका एग्जाम्पल मान लो गुडविल, इसका एग्जाम्पल मान लो पेटेंट, इसका एग्जाम्पल मान लो क्या, पेटेंट के साथ साथ आपका क्या, बुकमार्क। ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसका मतलब टेंजिबल एसेट हमारी क्या होती है, मान लो एक कोई भी, जैसे ये डिजिटल बोर्ड मान लो, ये डिजिटल बोर्ड क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट है। समझ आया, समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया यार, होशियार लोग। अच्छा, गुडविल मतलब हमारा मार्केट में कितना नाम है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। जो हमारा पेटेंट होता है, जब हम पहली बार कोई भी चीज बनाते हैं, किसी भी चीज का हम इन्वेंशन करते हैं, तो हम वो पेटेंट करवा लेते हैं कि ये चीज को कोई क्या नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। और हमारा बुकमार्क क्या होता है, जो भी हमारा लोगोस वगैरह होते हैं, लोगो वगैरह होता है, कोई हमारे लोगों को कॉपी ना कर पाए, वो इसलिए हम क्या बंद करवा लेते हैं, चीजों को बुकमार्क करवा लेते हैं। बुकमार्क, बुकमार्क, ओके ठीक है।
ओके, चलो हो गया। चलो ठीक है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग के लिए यूज हम करते हैं, या फिर हमारा दो टाइप की एसेट, कौन सी, टेंजिबल एसेट एंड हमारा इंटेंजिबल एसेट में हम क्या करते हैं, इन्हीं का यूज हम करते हैं। किसका है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट के लिए हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट हम कैसे पता लगाएंगे, कब हम नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, जब हमें लॉस हो रहा होगा, या फिर जब हमें इनकम हो रही होगी, या फिर हमारे क्या हो रहा है, खर्चे हो रहे होंगे, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल हम यूज करेंगे। समझ आया, समझ आया। तो इसका मतलब जो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड टू पर्सन फर्म्स और कंपनीज, ये रिलेट होता है पर्सेट ऑफ प्रॉपर्टीज से, या फिर ये हमारा एक्सपेंसिव लॉसेस, जैसा कि मैंने आपको समझाई। अब इस चीज को आपको बस कुछ नहीं रटना है, इस चीज को रटना है, उसके बाद मैं अकाउंट्स में आपसे कभी नहीं करूंगा कहूंगा कि कोई भी चीज को आप रटो, क्योंकि हर एक चीज का फिर मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा। ये चीज को आपको रटना है, कैसे रटोगे देखो। कोई भी बंदा डेबिट द रिसीवर, कैसे लर्न करो, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो डेबिट हम किसको करते हैं, रिसीवर। जो बंदा, जैसे मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ कोई चीज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीवर, मुझे क्या करोगे तुम, डेबिट करोगे, क्या करोगे तुम, मुझे डेबिट करोगे। कोई बंदा क्या है, मुझे कोई चीज बेच रहा है, तो मुझे क्या करेगा वो, मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मैं डेबिट करूंगा। और इसका मतलब अगर मैं कोई चीज दे रहा हूँ, मतलब कोई बंदा कोई चीज दे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैं ये फोन है, ये फोन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, क्रेडिट हो जाऊंगा। ठीक है, अगर ये फोन को मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं कौन हो जाऊंगा, डेबिट हो जाऊंगा। बस जो रिसीवर होगा उसको, अब जब हम ये इनको रूल्स को यूज करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, बस याद रख लो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हम क्या यूज करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज अंदर आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी चीज बाहर जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। पैसा हमारे पास से अगर जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, पैसा अगर हमारे पास आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड डाल देंगे। साइड में डालने की देखो, एक चीज बताऊं मैं क्या हूँ, एक ये और समझो फिर बताता हूँ। नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे, जितने भी हमारे खर्चे हैं या फिर जितने भी लॉसेज हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारे इनकम से या फिर जितने भी हमारे गेन्स फायदे हैं, मतलब उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा तुम्हें बताऊं अकाउंट्स है क्या, सिंपली एक लैंग्वेज में, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। जब तुम ये 3 रूल सीख जाओगे ना अकाउंट्स के, उसके बाद सिर्फ तुम्हें पता है क्या करना है, सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये 3 रूल सीखने के बाद सिर्फ तुम्हें पूरा अकाउंट्स में जब भी तुम अकाउंट करोगे, तुम्हें सिर्फ उनको डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट, तुम्हें हर अकाउंट में हर तरीके में तुम्हें क्या करना है, डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है, डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है, डेबिट क्रेडिट में डालने के बाद सबको टोटल करना है। यही पूरे अकाउंट्स में, तो बस यही सब करते रहना है बस। हाँ, यही सब करते रहना बस। रीजन पता क्या है, कि चीजों को कब कैसे डालना पड़ता है, उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ता है। और अगर तुम इस चैनल पे बने रहोगे ना, तो तुम्हारे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैंने कोई चीज याद करके नहीं रखी, सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, अकाउंट्स कभी भी देखो, आगे चल के मैं चाहे मैं बार बार बताता रहूँ, अकाउंट को कभी भी रटना मत, इस चीज के अलावा किसी को किसी और चीज अकाउंट में कोई चीज रटने की जरूरत तुम्हें नहीं है। समझ आए, ये समझ आया होगा तुम्हें। अब हमें ये सारे सोर्सेज कहाँ से पता मिलते हैं, मतलब हमें ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन का हमें सबूत कहाँ से मिलता है, सोर्सेज कहाँ से मिलता है, तो कैश मेमो से हम हेल्प। अच्छा ये कब बुक कीपिंग में हेल्प करते हैं, कैश मेमो, कोई माल हमने बेचा तो कैश मेमो, कितना हमारे पास पैसा आया। इनवॉइस क्या होता है, माल बेचते टाइम जो हम माल बेचते टाइम जो भाड़े हम ट्रक वालों को दे देते हैं कि इतने गत्ते हैं, ये है वो है, तो वो चीज क्या होती है, इनवॉइस होती है। ठीक है, पे इन स्लिप क्या होती है, पे इन स्लिप मतलब होता है कि पे इन स्लिप होता है कि जब हम पैसा बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें हम जो अमाउंट भरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं। और एक हमारा क्या होता है, चेक, चेक से हम क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा वाउचर्स, वाउचर्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रिपेयर करता है कौन, अकाउंटेंट, शोइंग अकाउंटेंट इज टू बी डेबिटेड। ठीक है, कैश वाउचर होता है, नॉन कैश वाउचर, इसको आप रीड कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, थ्योरी पार्ट को छोड़ के अब हमें आना है किस पे, जर्नल लेजर वगैरह पे। ये सारी क्या होती हैं, बुक्स होती हैं जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, हमारे अकाउंटेंट जो जिसपे थ्योरी काम, सॉरी प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो इन्हीं सब पे करते हैं। इनके हम चैप्टर्स आएंगे तब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम इस वीडियो पे अभी तक बने हो ना, तो इसका मतलब तुम सच्ची पढ़ाई में तुम्हारा मन लगता है, तुम सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम सच्ची अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि आपने इतनी लंबी अगर वीडियो देखी है, वीडियो पे अगर आप बने हुए और अभी तक चीजों को समझ गए हो ना, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो अच्छा देखो, अगर तुम लोगों को घर बैठे बैठे अगर तुम लोगों को पढ़ना है, तो एक बार और फिर से बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में तुम लोगों को 3 सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से, एक तो तुम्हारा बीएसटी हो गया, एक तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स हो गया, और एक तो तुम्हारा अकाउंट्स, तो तुम पढ़ ही रहे हो। तो ये तीनों अगर तुम्हें ऑनलाइन, तुम्हारे कोई भी डाउट सॉल्व, देखो टीचर का होना जरूरी है, मेंटोर का होना जरूरी है, क्योंकि उसको में डाउट वगैरह होते तो तुम कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो, है ना। और लाइव क्लासेस जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा, जिसमें तुम्हें 500 रुपीज में मिलेगा लाइव लेक्चर, जिसमें तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो तो ये तो मिल ही जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलेगी। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के साथ साथ तुम्हें क्या मिलेगा, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के साथ साथ तुम्हें मिलेगा
मेंटोरशिप तुम्हें क्या मिलेगी, मेंटोरशिप कब कैसे क्या काम किया जाता है ना, क्योंकि अब वो तुम पढ़ाई कर रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो सिर्फ 500 रुपए पर मंथ में तुम क्या कर सकते हो, हमारा ऑनलाइन बैच तुम ले सकते हो, जो लाइव किस पे चलता है डेली पर डे। एक तुम्हें जो हमारे ऑफलाइन बैचेस होते हैं उस टाइम पे तुम्हें बैचेस बता दिए जाएंगे, तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, तुम लाइव पढ़ सकते हो कहीं से भी कैसे, है ना। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप जहाँ से हो तो मिलने का जरूर ट्राई करना एक बार, है ना। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So myself Sarath Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.